बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ कानून के खिलाफ इस वक्त एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है। उसमें कई नेता अब बताया जा रहा है पहुंचे हैं। आरजेडी से मनोज झा वहां पर हैं और इस देश भर के तमाम मौलाना लोग जो हैं उनको वहां पर बुलाया गया है। और मनोज झा वहां पर जो तकरीर कर रहे हैं उसमें उन्होंने कुछ चुभने वाली बातें कही हैं बीजेपी के लिए। उन्होंने कहा कि हम पंक्चर बनाने वाले नहीं हैं, पंक्चर करने वाले हैं। हवा भरना भी जानते हैं, हवा टाइट करना भी जानते हैं और तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती। ये सारी बातें कही गई हैं आरजेडी के सांसद मनोज झा की तरफ से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस प्रोग्राम में, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हर हिंदुस्तानी आपके साथ है। ये मसला ही मुसलमानों का नहीं है। आर्टिकल 26 का अगर मिस इंटरप्रिटेशन आज वक्त के लिए हुआ है तो कल किसी और चीज के लिए होगा और लोग हाशिए पे खड़े रहेंगे। इसलिए यह चुप रहने का भी वक्त नहीं है। पंक्चर बनाते हैं, अब्दुल भी बनाता है, अमरिंदर भी बनाता है, लेकिन यहां का भी पंक्चर ठीक करता है। देश को पंक्चर करके रख दिया आपने, देश को पंक्चर कर दिया। इकोनॉमी पंक्चर है, सामाजिक ताना बाना पंक्चर है, सारे पंक्चर ठीक किए जाएंगे। आपका करार गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से था। उस करार को जो तोड़ेगा तो तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती। ये आपने मनोज झा को सुना, काम यहां का मतलब दिमाग का पंक्चर भी लगाना जानते हैं। और आखिर में जो उन्होंने बात कही कि मुसलमानों का इस देश के साथ करार गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद के साथ करार था। जो उस करार को तोड़ेगा तो वो जान ले तख्त को ताबूत बनते देर नहीं लगती। त्रिपाठी जी, नहीं, एक तो सबसे पहले ये कि सचमुच देश आगे जा रहा है। बड़े शानदार हाईवे बन गए हैं, ट्यूबलेस टायर हो गए हैं, पंक्चर होता नहीं है अब। लेकिन कुछ लोग हैं जो बेईमान लोग हैं जो पंक्चर करके पंक्चर बनाते हैं। ऐसे बेईमानों से देश को बचाना है। अब मनोज झा पता नहीं किन की बात कर रहे थे जो पंक्चर कर देते हैं फिर बनाते हैं। तो पंक्चर करके बनाने वाले बेईमान होते हैं। दूसरा, इस देश की विरासत, इस देश की संस्कृति गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद से बहुत पुरानी है। ये लोग सब उसी भारत भूमि के सामान्य पुत्र हैं जिनको नायक का दर्जा इस देश के लोगों ने दिया। करार क्या होता है भाई? कोई मुसलमान आए थे और कहा कि अच्छा ठीक है तुम्हारे साथ डील करते हैं, सौदेबाजी करने की स्थिति में था क्या कोई? मारे काटे जा रहे थे लोग, विभाजन विभीषिका भूल गए ये लोग। 15 अगस्त 1947 और वो पूरा कालखंड 1.5 से 2 महीने तक लाशों का आदान प्रदान होता रहा। ट्रेनें मार मार कर लोगों को भेज दी जाती रही और जो मुसलमान रुक गए यहां वो मौलाना आजाद, गांधी और नेहरू से करार कर रहे थे। बेईमानी की हद हो गई है। और इस तरह की बेईमानी की बात वो कहां जाकर कर रहे हैं? वो उनको जाकर बता रहे हैं जो पहले से ही झूठ की एक बुनियाद बनाकर उस पर इमारत हवा हवाई खड़ी कर रहे हैं। उसमें जाकर वो और थोड़ा सा भीगा हुआ केरोसिन डालकर माचिस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। खतरनाक है ये। किसी की कृपा पर लगातार उच्च सदन में बैठना और इस तरह की बेबुनियाद आधारहीन बातें करना, यह शर्मसार करने वाला है। और ये हमारे उच्च सदन के नेता हैं। सचमुच कोई सुने तो कहेगा क्या दुनिया के किसी और देश में कहा जा सकता है क्या कि फलाना के साथ करार किसी का हुआ था? क्यों हुआ था करार भाई? कोई उनके पिताजी की जागीर थी क्या? किसी की जागीर नहीं है ये। और मैं फिर कह रहा हूं, ये बरसों पुरानी सभ्यता है जिसमें अलग अलग कालखंड में कुछ आतताई, आक्रमणकारी, आतंकवादी तक लड़ते रहे, कुछ करते रहे, लेकिन हम जिंदा हैं। जो गुलाम है वो वहां खड़े रहेंगे, उनको जवाब उसी तरह से ये वो कहने की तरीका। जैसे 370 जब हटाई गई थी धारा, तो याद कीजिए कश्मीर के नेता क्या कहते थे कि ये हमारा इस देश के साथ करार था कि ये हमारा अलग स्टेटस रहेगा। 370 जो है उसकी पहचान थी, वो आपने तोड़ा। वो वही बात कह रहे हैं कि इस देश में करोड़ों करोड़ मुसलमान रह गए बंटवारे के बाद भी, तो उस वक्त की जो लीडरशिप थी उनको उन्होंने आश्वासन दिया था ये तुम रहो यहां। फिर आरोप वही लगेगा तो कहेंगे कि ये सब संघियों का, भाजपाइयों का प्रपंच है। भैया इसका मतलब तो ये हुआ ना कि नेहरू जी ने वही किया, प्रधानमंत्री बनने के लिए उधर मुसलमान देश दे दिया, इधर मुसलमान दे दिया। फिर ये भी कहना चाहिए इनको। ये करार कौन सी चीज होती है? ये देश है, ये कोई किसी की संपत्ति, किसी की जागीर है क्या? आनंद भवन है क्या कि पहले लिया फिर ट्रस्ट बनाकर सोनिया जी के अंडर में डाल दिया? मुझे लगता है भावना समझनी चाहिए कि भाई आप भी आपका दर्जा दूसरे के बराबर है। गुलामी की है कि गांधी, नेहरू परिवार के अलावा इस देश में किसी को लोकतंत्र संभालने का अधिकार नहीं। ये भावना गुलामी की भावना है, इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। साफ साफ बेईमानी है, गुलामी है।
बताइए सर, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, करार का मतलब ये नहीं कि कोई रजिस्ट्री बैठ करके स्टाम्प पेपर पे करार हुआ हो। करार का मतलब ये है कि जब बंटवारा हो रहा था और मुसलमानों की बड़ी तादाद पाकिस्तान जाने लगी, तब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना आज़ाद ने भाषण दिया, महात्मा गांधी ने नोआखाली में जाकर लोगों पर मरहम लगाया, सरदार पटेल ने निजामुद्दीन ने दरगाह में बैठ करके जो है लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि ये देश जो है जितना हिंदुओं का उतना तुम्हारा है, और ये भरोसा उन्होंने दिया और आप यहीं रहिए, और उस भरोसे पर लोग यहाँ बहुत सारी बड़ी जमात रुकी। ये बात है। करार का मतलब कोई बैठ कर रजिस्ट्री या स्टाम्प पेपर पर बैठ कर नहीं हुआ था। वो तो पूना पैक्ट हुआ था 1936 में, जब गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में, जब उन्होंने अपने कदम वापस लिए थे सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को लेकर के। तो उसको तक तो उस पर तो विवाद हो जाता है, जो वाकई एक पैक्ट हुआ था। तो इसलिए करार से मतलब भरोसे की बात थी। वो मनोज झा राजनेता है, इमोशनल भाषण दे रहे हैं, उनके बीच में बैठे हुए नेता लोग इस तरह के इमोशनल भाषण देते हैं जा करके, क्योंकि उनको ऑडियंस मिल जाता है। तो अपनी बात इस समय सबसे बड़ी बात यह, जैसा कि आप कह रहे थे कि किसी और राजनीतिक दल का कोई पहुंचा नहीं, तो मनोज झा के लिए मौका था महफिल लूट लेने का, तो उन्होंने कहा कि ऐसा बोलो। तो ये मुझे लगता है। दूसरी बात ये है कि गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, सही कह रहे हैं हर्षवर्धन जी, सब इस माटी के सपूत हैं, उस देश के लोगों को नायक बनाया है। लेकिन ये कहना कि मतलब जो है लोकतंत्र जो है खाली एक परिवार या एक पार्टी का बंधक या वो है, वो नहीं है। लोकतंत्र इस देश के लोगों का पूरे वो है की तासीर है, और इसीलिए लोकतंत्र यहाँ पर जिंदा है। आज कल कांग्रेस पार्टी ने 55 साल शासन किया, उसके बाद तमाम दूसरी पार्टियां की मिलीजुली सरकारें आई, आज बीजेपी की सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है। तो लोकतंत्र तो है। लोकतंत्र किसी एक परिवार की, एक पार्टी की जागीर नहीं, कोई भी एक है, और ना राष्ट्रवाद किसी की जागीर है। राष्ट्रवाद भी इस देश के सभी दलों के उसमें है। तो ये लोकतंत्र, राष्ट्रवाद जो भी है, ये इस देश की अपनी वैल्यू है, अपना मूल्य है। वो किसी एक दल, एक विचारधारा, एक व्यक्ति, एक परिवार, किसी की जागीर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इन सब मामलों में बहुत खुले मन से बात करनी चाहिए। और मनोज झा के बारे में यही कहूँगा, भैया राष्ट्रीय जनता दल के हैं, बिहार में चुनाव है, उनको एक राजनीतिक भाषण देना था। चूंकि मुसलमान पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको एड्रेस किया अपने तरीके से। और हमेशा आप देखिए, कोई भी इस तरह के नेता कहीं भी जाते हैं तो भावनात्मक भाषण देते हैं। अभी ओवैसी साहब को आपने नहीं सुना, उनका भी सुनवा दीजिएगा तो वो तो और भी कुछ बोलेंगे। अभी आया नहीं तो सुनवा देता। वो तो ये तो पंचर ही बात कर रहे हैं, हो सकता है बस्ट की बात। एक सर अगली खबर बढ़ जाऊं। दिल्ली में इस वक्त आरएसएस प्रमुख पहुंचे हुए हैं, और आरएसएस प्रमुख ही नहीं मोहन भागवत जी, बल्कि जो सरकारेवा है वो भी इस वक्त दिल्ली में ही हैं। और दिल्ली में आरएसएस की टॉप लीडरशिप के होने को एक बहुत नॉर्मल निगाह से नहीं देखा जा रहा। बहुत से लोग इसको भारतीय जनता पार्टी में जो नए अध्यक्ष का चयन होना है उससे जोड़कर देख रहे हैं, जो मामला काफ़ी देर जिसमें पहले ही हो चुकी है। काम तो बताया गया था कि अप्रैल की पहले हफ्ते में एक बात हो जानी थी, लेकिन अब होने को मई आ गया है। और दूसरा, सुगबुगाहट है, इनकी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन चर्चाएं ऐसी भी हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई जो है फेरबदल किया जा सकता है। तो एक इस खबर पर मैं बढ़ूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे से जुड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है वहां जाकर, और प्रधानमंत्री मोदी के प्लेन को विशेष सुरक्षा दी गई है। आप देख रहे हैं सऊदी अरब के जो लड़ाकू जहाज हैं उन्होंने एस्कॉर्ट किया है प्रधानमंत्री के जहाज एयर इंडिया 1 को। जैसे ही वहां के हवाई क्षेत्र में एयर इंडिया 1 पहुंचा, सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने उसके विंग्स पर पहुंचकर उसको एस्कॉर्ट किया। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के जेद्दा पहुंच जाएंगे। पहले मैं ये, क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि हमेशा आप देखते हैं, इस जेस्चर का क्या मतलब निकाला जाएगा? विशेष सम्मान के तौर पर आपको देखना चाहिए। एक तो क्योंकि सुरक्षा का कोई खतरा उस तरह से नहीं है, ये सम्मान की बड़ी बात है कि सऊदी अरब जो है किस तरह से प्रधानमंत्री को देखता है। और प्रधानमंत्री के लिए, जैसे आपने पहले भी चर्चा की थी कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जिन्होंने उनका जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री जी को दिया है, और प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद होगी कि भाई वहाँ पर कुछ बात हो जाएगी, कुछ मुसलमानों को लेकर, वक्त को लेकर। यदि आपको याद हो, पिछले 11 साल में वो 10 बार अलग अलग कंट्रीज में गए हैं। किसी भी देश ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर, उस सरकार या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा किया। और ये उससे भी आगे का जेस्चर है कि लड़ाकू विमान को जब वो अपने उसमें एयरफील्ड में पहुंच रहे हैं, तो वो एक विशेष सम्मान के नज़रिए से मैं देखता हूँ उसको, सुरक्षा की दृष्टि से नहीं। और ये बेहतर बात है कि वहाँ पर जब पहुँच रहे हैं
अभी विशेष सम्मान वैसे भी उनके लिए है, जेद्दा में वो वहाँ पहुँचेंगे। उसके बाद सऊदी अरब का भी ये सिविलियन अवार्ड शायद उनके पास है, करना पड़ेगा। मिला हुआ है ना, सर्वोच्च सम्मान जो है सर्वोच्च सम्मान वो उनको मिला है। अच्छा, ये सवाल आज जो ये दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग कर रहे हैं बैठक, वहां पूछा गया कि भाई आप कह रहे हैं कि मोदी तो मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं और वो तो अब सऊदी अरब आज ही जा रहे हैं, और इस पर आपको क्या कहना है? तो वो जवाब इंटरेस्टिंग है, आपको सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो दो देशों के बीच की बात है और वहां व्यापार की भी बात होगी, तो वो दुनिया अलग है, हमारी मांग अलग है। सुनिए कि असल में दो चीज़ें अलग अलग होती है। एक होता है डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत सारी चीज़ों से तय होती है, उसमें व्यापार है, उसमें रिलेशनशिप है, उसमें डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, उसको आप अलग करके देखिएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये बुनियाद थोड़ी बन रही है कि आपने वक्फ सेंसर में जो तब्दीली की है उसके वजह से हम आपको आने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो मेरा कहना ये है कि देखिए, सऊदी अरब का और यूएई का हमको आप उदाहरण मत दीजिए। सऊदी अरब हो या यूएई हो या मुस्लिम देश हो, वो सब जो है बादशाहतें हैं, लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे। हमारे देश में लोकतंत्र है, फैसला अवाम करती है और अवाम के मुताबिक फैसला होना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा कासिम नसरुल साहब जो हैं उन्होंने आधी, मतलब आप पूरी सच्चाई उन्होंने बयान नहीं की। कश्मीर के मामले पर ओआईसी के बहुत सारे देश, विजय जी बता देंगे आपको डिटेल में, अक्सर कई बार जो है एक प्रतिकूल टिप्पणी भारत के खिलाफ करते रहे। और जहां तक सीधे सऊदी अरब और बाकी मुस्लिम देशों का सवाल है, भी ज्यादा पीछे नहीं जाइए। नुपुर शर्मा वाला जो प्रकरण हुआ था उसमें भी उस पर बाकायदा बल्कि इसमें एक और बात है जाहिर किया गया, बल्कि इसमें और एक बात होती है कि कई बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर स्ट्रेन हो जाता है कि यदि कोई ऐसी घटना हो जिससे देशों में यदि किसी बात को लेकर, अभी जैसे अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए हैं, तो पिछले पांच यात्राएं उन्होंने विदेश यात्राएं की है। हर जगह उनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रेन आया है, क्योंकि वहाँ पर जो है प्रवासियों का मसला जिस तरह से रहा है और टैरिफ रहा है। तो ये कहना कि ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से ऐसा नहीं है, बल्कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में भी इसका असर पड़ता है। सवाल ये वो कि सब लोग इस पर अपना लोग इसको वक्फ को और वक्फ कानून को यहाँ जीने मरने का सवाल बना रहे हैं। अगर ये इतना बड़ा मामला होता तो इसकी विदेश में इसका प्रतिक्रिया ये होती कि क्या ये मुसलमानों के लिए खतरे का कानून है? एग्जैक्टली, ये कम से कम वो कंट्री नहीं बता रहा। ये इसको एक मोटे तौर पर आप कह सकते हैं। एक चीज है सौरभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुस्लिम कंट्रीज को लेकर जो पॉलिसी है वो बहुत सक्सेसफुल है। इसके पहले मुस्लिम देशों को दूसरी सरकारें, खासकर गैर बीजेपी की सरकारें, टेकन फॉर द ग्रांटेड लेती रही। जैसे 3 बार प्रधानमंत्रियों ने यात्रा की, मोदी जी 3 बार रिसीव अकेले हुआ है। मोदी जी ने, अगर आप गल्फ के जो खाड़ी के देश हैं, आप यूएई देख लो, कुवैत देख लो, कतर देख लो, जॉर्डन देख लो, आप इजराइल और फिलिस्तीन एक साथ गए, वो है सऊदी अरब। तो इस मामले में मोदी जी को 10 में 10 नंबर दिए जाने चाहिए कि मुस्लिम देशों के साथ उन्होंने जो रिलेशन, जो एक आशंका थी जब बीजेपी की सरकार 2014 में बनी थी कि मुस्लिम देशों से हमारे संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतर किए हैं। इसमें मुझे लगता है कि मैं इसको इस दृष्टि से देखता हूं कि अगर हर राज्य, हर देश का नागरिक सम्मान उनको मिला। कतर में वो देखिए 9 के 9 हमारे जो है जो बंद हुए थे जासूसी का आरोप में, नेवी के अधिकारी उनको छुड़ा के लाए। बहुत सारे उदाहरण हैं। अफगानिस्तान को आप देख लीजिए। तो कुल मिला के मुझे लगता है पाकिस्तान को छोड़ करके मुस्लिम देशों को तो तकलीफ है इस बात की, तकलीफ है इस बात वहां तो कमेंट्री होती है टीवी चैनलों पर कि हमारे मुसलमान देशी हमारे साथ नहीं है। समीर जी, बिल्कुल, देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना मुस्लिम विरोधी बताने की कोशिश की जाती है, दुनिया में उतने ही मुस्लिम देश प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों के मित्र के रूप में देखते हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी का जो सम्मान होता है, जो आज भी हम इस बात को देख रहे हैं, और तमाम देशों में मुस्लिम कंट्री में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, तो जो सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी की किस तरीके से मुस्लिम देशों के साथ उनकी डिप्लोमेसी काम कर रही है। और सिर्फ इस बार भी नहीं है, आर्टिकल 370 के समय किस तरीके से पाकिस्तान ने तमाम मुस्लिम कंट्रीज को इकट्ठा करने की कोशिश की थी कि भारत के खिलाफ एक ग्रुप बनाओ, लेकिन क्या हुआ? भारत का आखिरी में उन्होंने साथ दिया। 3 तलाक के समय इस बात की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम शरिया में इंटरफेयर कर रहे हैं, उस समय किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तो प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके का काम करने का तरीका है, और मुझे लगता है कि मुस्लिम कंट्री भी इस बात को समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 से लेकर जिस तरह से भारत विकास कर रहा है, और दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, और 2047 का विकसित भारत प्रधानमंत्री मोदी लेकर चल रहे हैं, और सभी को साथ लेकर चलते हैं। सिर्फ भारत के अंदर नहीं, मुस्लिम कंट्रीज को भी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी साथ लेकर चल रहे हैं। कोरोना काल में आप देखिए, जब वैक्सीन देने की बारी आई तो मुस्लिम कंट्री को सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन वहां पर भेजी थी। तो मुझे लग रहा है कि सबका साथ सबका विकास का जो प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है, वो सिर्फ देश के अंदर नहीं, सहयोगी और पड़ोसी देशों के साथ भी लागू है। 2 नाजुक मौके आए भारत की डिप्लोमेसी में, जब मुस्लिम देशों को लगा कि कुछ
उनको साधना जरूरी था। एक 1971 में जब बांग्लादेश बना तो ओआईसी के देशों ने पूरा भारत के खिलाफ प्रस्ताव करने की कोशिश की। उसमें इंदिरा गांधी ने यासर अराफात को अपना दूत बना के भेजा और उन्होंने 53 में से 51 देशों का समर्थन भारत के हक में हासिल किया, एक पाकिस्तान, लीबिया और टर्की को छोड़ करके। और तीसरा 370 वाला जो मसला था, जब 370 आया बड़ी बात थी। तब बड़ी बात थी, तब लगा कि पाकिस्तान ने उसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की और तब नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह इस्लामिक देशों का समर्थन हासिल किया, तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी की इस्लामिक देशों की जो कूटनीति है वो काफी उसमें सामने है। ब्रेक ले लेते हैं एक। मनोज झा की जुबान में मतलब जो मुस्लिम विरोधी नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है वो पंक्चर होता है। पंक्चर हो रहा है।